हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है मन सिंह और आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले रोटेशनल डायनेमिक्स के चैप्टर में वो है एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क। तो सबसे पहले हम जो है एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि रिलेटेड होता है एक्चुअल में हमारे लीनियर मोमेंटम से। अब आप सभी को जो है हो सकता है एंगुलर मोमेंटम तो अभी जो है समझ में ना आए, बट अगर आप लीनियर मोमेंटम से कनेक्ट करके उस चीज को समझोगे तो वो चीज जो है बहुत ही बढ़िया वे में क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले लीनियर मोमेंटम तो आप सभी को आई होप सो आता होगा, और अगर नहीं भी आता तो मैं थोड़ा सा जो है आइडिया आप सभी को दे देता हूँ, फील थोड़ा सा दे देता हूँ। देखिए, लीनियर मोमेंटम या फिर सिंपली मैं बात करूं एक बॉडी के पास मोमेंटम कब होता है, तो मान लीजिए ये एक m मास की ऑब्जेक्ट है, m मास की बॉडी है जो कि किसी वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में जो है मूव कर रही है। अब इस बॉडी का कुछ सर्टेन मास है, इस बॉडी की कुछ सर्टेन वेलोसिटी है, तो मैं ये बोलूंगा कि जब भी मैं ये देख रहा हूं कि भाई साहब इस बॉडी के पास कुछ इसका मास है, इस बॉडी के पास कुछ इसकी सर्टेन वेलोसिटी है, तो मैं ये बोल दूंगा कि इस बॉडी के पास इसकी कुछ मोमेंटम है, और उस मोमेंटम को हम जो है P से डिनोट करते हैं और वो होता है m इंटू वी। ठीक है, अब देखिए यहां पर v क्या है, वेलोसिटी, और हमें ये चीज पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर ये एक वेक्टर फॉर्म हो गया, और इसकी वजह से मोमेंटम भी क्या है, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी माना जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस वजह से ये मोमेंटम भी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी आता है और हमें जो है डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ता है। तो हाँ भैया, लीनियर मोमेंटम जो है वो चीज तो आपने क्लियर करा दी हम सभी को। अब अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम सिंपली क्या है कि आपको मोमेंट लेना है लीनियर मोमेंटम का। अब भैया ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का, मुझे तो जो है समझ नहीं आ रहा, बट आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर चीज होती क्या है एक्चुअल में, या मोमेंट ऑफ अ लीनियर मोमेंटम जो टर्म है उसे देख के आपको क्या एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन आ रही है, सोचिए थोड़ा सा। सोच सोच तो अगर आप उस चीज को सोच पाएंगे कि मोमेंट ऑफ अ लीनियर मोमेंटम क्या होता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। मेरी तरफ से जो है थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है ये। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। बट अगर आप नहीं भी सोच पाए हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर समझाने के लिए ही आया हूं, तो समझा के ही जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को एक डायग्राम दिख रहा है, तो एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम में हमें करना क्या होता है। अब तक हमने क्या देखा, ये मान लेते हैं कोई m मास की ऑब्जेक्ट है, इसकी कुछ सर्टेन वेलोसिटी है, तो ये v वेलोसिटी से इसे ट्रेवल करेगी और इसकी कुछ मोमेंटम होगी जिसको हमने बोल दिया लीनियर मोमेंटम, क्योंकि अगर मैं सिंपली बात करूं तो ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि इस बॉडी के पास इसका लीनियर मोमेंटम है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं किसी पॉइंट के अबाउट अब जा रहा हूं, कि मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट के अबाउट इस बॉडी के मोमेंटम को जो है ऑब्जर्व करने जा रहा हूं। मीन्स मैं एक पॉइंट ए पर खड़ा हो जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, इस बॉडी के मोमेंटम को जो है ऑब्जर्व करूंगा, और जब मैं उस लीनियर मोमेंटम वाली टर्म को एक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका मतलब मैं क्या ले रहा हूं, मोमेंट ले रहा हूं उस लीनियर मोमेंटम का, और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो ये तो जो है एक्चुअल में उस टर्म का मीनिंग हुआ कि जब मैं लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को जो है या फिर लीनियर मोमेंटम के टर्म को मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस की वैल्यू से, इस पॉइंट के अबाउट जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू से, और वो एक्चुअल में डिस्टेंस कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मींस इस केस में x होगा। मींस अगर आपको बोल देता है कि आपको क्या करना है, मोमेंट लेना है इस बॉडी का इस पॉइंट के अबाउट, तो आप क्या देखोगे कि इस बॉडी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये वाली चीज है, क्योंकि ये r जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं इसे ऑब्जर्व करूंगा ये आगे आएगा तो ये डिस्टेंस थोड़ी घटेगी, फिर ये और आगे आएगा, ये डिस्टेंस और घटेगी, ये आगे आएगा, फिर डिस्टेंस कम होगी, और फाइनली जब ये स्ट्रेट मुझे एग्जैक्टली
इस पॉइंट ए से दिखेगा तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगी जो कि x होगी, और इस डिस्टेंस को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके लीनियर मोमेंटम वाली टर्म से, उसके मैग्नीट्यूड से, तो मैं सक्सेसफुली क्या ले चुका हूंगा, मैं उसका मोमेंट ले चुका हूंगा। किसका मोमेंट? लीनियर मोमेंटम का मोमेंट ले चुका हूंगा। तो मोमेंट आपको बोल दे किसी भी चीज का अगर लेना है, आपको हो सकता है बोल दे कि फोर्स का मोमेंट ले लीजिए, तो आप क्या करोगे, फोर्स को ऑब्जर्व करोगे और जो मिनिमम डिस्टेंस होगी जिस पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस फोर्स की, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। और इस केस में हमने क्या बोला, हमें एक्चुअल में क्या करना है, मोमेंट लेना है लीनियर मोमेंटम का। तो हमने लीनियर मोमेंटम को इस पॉइंट पर खड़े होकर ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और हमें ये दिखा कि ये वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो एक्चुअल में मुझे क्या दे देगा, एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने क्या बोला कि एंगुलर मोमेंटम अगर आपको चाहिए, आप इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल में मेरे पास एंगुलर मोमेंटम हो गया, क्योंकि मैंने मोमेंट ले लिया है लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मोमेंट ऑफ अ लीनियर मोमेंटम जो है, ये टर्म क्लियर हो चुकी होगी आप सभी को, आई होप सो। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक्चुअल में ये टर्म तो आ गई हमारे पास, अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है जहां पर ये क्या है, 90 डिग्री है। हाँ भैया दिख तो रहा है। अब यहां पर साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख दूंगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू आर साइन थीटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, आर साइन थीटा आ गई, यहां पर पुट कर देंगे एम वी आर साइन थीटा, ये क्या है, एल है। एल क्या है एक्चुअल में, जिससे हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, जैसे लीनियर मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही एंगुलर मोमेंटम को हम जो है l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, एम वी आर साइन थीटा। आपको ये टर्म कहीं देखी हुई लग रही है क्या, 11th में कोई चैप्टर था जहां पर आपने ये टर्म देखा था क्या एक्चुअल में? साहब आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को, मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। ऐसा ना पिटूस पिटूस हाँ? अगर आपको याद आ जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आती तो मैं बता देता हूं। आपने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पढ़ा होगा जो कि होता है ए बी साइन थीटा। तो क्या हो गया, यहां पर वही चीज एक्चुअल में लिखी है, v वेक्टर आर वेक्टर इंटू साइन थीटा, मीन्स v वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। जैसे यहां पर क्या है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो यहां पर वैसे ही क्या है, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर ये रेडियस वेक्टर नहीं है एक्चुअल में, ये क्या है, एक प्रकार का पोजीशन वेक्टर है। मींस यहां पर ये जो क्या है, पॉइंट ए पर मैं यहां पर इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा ना, मींस मैं यहां पर खड़े होकर क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट पर खड़े होकर जो है एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा और मैं बोलूंगा भाई साहब देख क्या है, उस डायरेक्शन में उस पोजीशन पे एक्चुअल में ये जो m मास का पार्टिकल है वो एक्चुअल में प्रेजेंट है, जो कि वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रहा है। तो एक्चुअल में ये r क्या है, r पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है। तो ये जो r है वो पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है, रेडियस वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, अगर सर्कुलर मोशन हो जाएगा ना तो उस केस में मैं बोल दूंगा कि ये r जो है एक्चुअल में क्या हो जाएगा, रेडियस वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एम वी आर साइन थीटा आ गया। अब मैं इसी चीज को इस टर्म में लिख दूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दूंगा। तो क्या आ जाएगा, एल बराबर वेक्टर एल बराबर एम इंटू वेक्टर आर इंटू वेक्टर वी। तो ये एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या आ गई, एंगुलर मोमेंटम आ गई। तो आई होप सो ये चीज क्लियर है कि वेक्टर फॉर्म में हम एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं। और यहां पर ये एक्चुअल में क्या थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जो है हम कैसे लिखते हैं किसको, एंगुलर मोमेंटम को। अब देखिए अगर लेट अस सपोज क्या हो जाता, ये जो है बॉल है वो v वेलोसिटी से ट्रेवल करते करते यहां आ जाती। ठीक है,
यहां पर आ जाती, तो देखिए ये जो आर पोजीशन वेक्टर वाली चीज थी वो शिफ्ट होते होते शिफ्ट होते होते शिफ्ट होते होते शिफ्ट होते होते एकदम स्ट्रेट हो जाता। ठीक है, स्ट्रेट हो जाता ना, मीन्स देखिए आर वेक्टर एकदम ऐसे होता, मीन्स मैं यहां पर खड़ा होता और बोलता भाई देख बस स्ट्रेट लाइन में ही मुझे दिख रही है, क्या ये बॉल दिख रही है। तो यहां पर देखिए रेडियस वेक्टर ऐसे हो जाता, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऐसे हो जाता। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऐसे हो जाता, ये मेरा आर वेक्टर। ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। पुट कर दीजिए यहां पर, तो साइन 90 हो जाएगा। तो सिंपली जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू mvr निकल कर आ जाएगी, अगर एक्चुअल में जो मेरी ये बॉडी है वो अगर स्ट्रेट लाइन में एक्चुअल में प्रेजेंट होती। यहां पर एक्चुअल में देखिए यहां पर x की वैल्यू r sin थीटा आई थी, और अगर ये जो r है वो धीरे धीरे कम होते होते कम होते होते क्या होता, एकदम स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट करता, या फिर मैं इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस r अगर बोल देता, तो यहां पर देखिए रेडियस वेक्टर ऐसे हो जाता, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो यहाँ पर 90 पुट करके mvr आ जाता। ठीक है, तो ये मैंने ये चीज बताई कि जब थीटा वेरी करेगा, मीन्स हो सकता है थीटा की वैल्यू 45 हो, थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री का केस हमने देख लिया, थीटा की वैल्यू हो सकती है 30 डिग्री हो, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली इस फॉर्मूले को याद रखना है और थीटा की वैल्यू जो है हम उठाकर पुट कर देंगे, तो आपको जो है फाइनली इजीली वैल्यू मिल जाएगी। और वेक्टर फॉर्म में हमने जो है एंगुलर मोमेंटम को देख लिया है। अब ये जो चीज हमने देखी वो एक्चुअल में जब मास पार्टिकल प्रेजेंट है या फिर पॉइंट मास प्रेजेंट है, तो उस केस में ये फॉर्मूला वैलिड है। बट अगर एक रिजिड बॉडी आ गई तो उस केस में हम जो है भैया कैसे लिखेंगे एक एंगुलर मोमेंटम को, तो उसके लिए आपको ये डायग्राम को देखना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, L बराबर mvr। ठीक है, और अगर मैं ये बात करूं, एक पॉइंट और मैं आप सभी को बता दूं, ये जो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर कोई पार्टिकल है, वो अगर एक सर्कल में जो है किसी r रेडियस पर जो है सर्कुलर मोशन करने लगे, तो उसका भी जो मोमेंटम है, ठीक है, अगर ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो mvr हो जाएगा, यही वाली वैल्यू होगी एक्चुअल में। ठीक है, अब कैसे होगी देखिए, थोड़ा सा फील दिला देता हूं मैं। ये वो सर्कल होगा मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए, मैं इस केस में सर्कुलर मोशन के केस में मैं सेंटर से सारी चीजों को ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है वो हो सकता है एक पॉइंट हो जिससे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, या फिर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती है जिसके अबाउट मेरे रिजिड बॉडी जो है रोटेशन मोशन परफॉर्म करे। ठीक है, अब देखिए ये वो सर्कल है, ये वो पॉइंट है जहां पर मैं खड़ा हूं, तो यहां पर अगर मैं रेडियस वेक्टर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, स्ट्रेट बनाऊंगा, रेडियस वेक्टर जो है वो ऐसे आएगा। ये मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ रेडियस वेक्टर की बात कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड मैं r मान रहा हूं, मैग्नीट्यूड जो है वो मैं r मान रहा हूं। और देखिए यहां पर वो जो पार्टिकल है करंटली प्रेजेंट है और उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, अगर वो ऐसे जा रहा है एक्चुअल में सर्कुलर मोशन में, तो वेलोसिटी इधर है, रेडियस वेक्टर उधर है, एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 पुट कर दूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, mvr ही आ जाएगी। ठीक है, और जनरल केस में आपको ये याद रखना है, यही चीज का ध्यान देना है कि हम जो है mvr लिखते हैं, जनरली जो थीटा होता है वो 90 होता है जनरल केस में, तो हम क्या लिखते हैं mv मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि r sin थीटा क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ना, r sin थीटा जो है वो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, तो इस वजह से हम जो है एक्चुअल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही लिखते हैं हमारे फॉर्मूला में। ठीक है, तो mvr जो है ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तो हुआ किसके लिए, पॉइंट मास के लिए। अब रिजिड बॉडी के लिए भी देख लेते हैं हम फटाक से, ये वेक्टर फॉर्म में भी चीज क्लियर होगी। अब देखिए ये जो डायग्राम आप सभी को बोर्ड पर दिख रहा है, ये एक्चुअल में दर्शा रहा है कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है।
क्या है, एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, अब ये जो रिजिड बॉडी है वो रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रही है, और हमको ये पता है कि जब ये रिजिड बॉडी रोटेशन मोशन परफॉर्म करेगी तो इस पर प्रेजेंट मल्टीपल जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, किसी रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन करेंगे। हाँ भैया, ये बात तो आपने जो है हमें पहले से बता रखी है पिछले लेक्चर्स में। अब देखिए, तो अगर मैं बात करूं ये m1 पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकता हूं, m1 v इंटू r1, यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं मान लू वो r1 रेडियस के सर्कल में जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो फिर ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये जो r है वो r1 हो जाएगा, और मैंने मान लिया v वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, और m1 इसका मास है। वैसे ही L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ m2 मास पार्टिकल, m2 इंटू v2 इंटू r2। ऐसे ही n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, मीन्स nth पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, mn v इंटू rn। ठीक है, अब देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है जो कि किसको रिलेट करता है, एंगुलर वेलोसिटी को और लीनियर वेलोसिटी को। वो क्या होता है, v बराबर ओमेगा इंटू आर। ठीक है, तो यहां पर v बराबर ओमेगा इंटू r1 हो जाएगा, क्योंकि वो r1 रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो m1 इंटू ओमेगा r1 स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर m2 इंटू ओमेगा इंटू r2 स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर ऐसे ही mn इंटू ओमेगा इंटू rn स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पूरे रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूशन किसका होगा, ये जितने भी छोटे छोटे मास पार्टिकल्स हैं उनका सम अप होके टोटल एंगुलर मोमेंटम मुझे मिल रहा होगा, क्योंकि ये पूरी बॉडी जो है वो इन पार्टिकल से ही बनी हुई है, और इनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल कंट्रीब्यूट करेगा मेरे बॉडी के एंगुलर मोमेंटम के लिए। हाँ, ये जो है बात एकदम लॉजिकल है और सेंस भी कर रही है। तो मैं क्या बोल दूंगा कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रिजिड बॉडी इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln। ठीक है, L1 क्या हो जाएगा, m1 इंटू ओमेगा इंटू r1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू ओमेगा इंटू r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn इंटू ओमेगा इंटू rn स्क्वायर। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ओमेगा अगर मैं कॉमन ले लूं, सारे टर्म्स में से जो है ओमेगा कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, m1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन mn इंटू rn स्क्वायर। और ये टर्म हमने पिछले लेक्चर्स में देखी है, किसको इंडिकेट करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंडिकेट करती है। तो I इंटू ओमेगा जो है एक्चुअल में मेरे पास फॉर्मूला निकल कर आ गया है एक रिजिड बॉडी के लिए। ठीक है, तो अगर मैं एक रिजिड बॉडी की बात करूं तो उस केस में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख दूंगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम क्या लिख दूंगा, एंगुलर मोमेंटम में लिख दूंगा I इंटू ओमेगा, मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय इट्स एंगुलर वेलोसिटी क्या दे देगा मुझे, इस रिजिड बॉडी का जो है एंगुलर मोमेंटम दे देगा। तो आई होप सो एंगुलर मोमेंटम क्लियर है। एक पॉइंट मास के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में चीज क्या होती है, मोमेंट ऑफ अ लीनियर मोमेंटम हमें एंगुलर मोमेंटम देता है। ये टर्म जो है ये भी हमने जो है एक्चुअल में एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझा भी है इस चीज को। ठीक है, और देखिए फाइनली हमने क्या देखा कि एक रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हमने इसको डिराइव भी कर लिया है सक्सेसफुली। तो आई होप सो एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल डायनेमिक्स में एक्चुअल में क्या होता है ये चीज क्लियर है। अब फटाफट से हम किस टॉपिक को पढ़ेंगे, टॉर्क को पढ़ेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से लेंगे। तो चलिए अब टॉर्क की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब जो है टॉर्क को समझते हैं। देखिए टॉर्क पर आने से पहले हम जो है बेसिक चीज को समझते हैं। हमें ये पता है, मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं प्रेजेंट होगा। अब मैं अगर इस पर फोर्स लगा रहा हूं, मैं कोई फोर्स जो है F लगा रहा हूं एक्चुअल में इस पर सेंटर ऑफ मास से ही, मींस एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास पे ही, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो पूरी बॉडी है
मैं इस पर अगर F फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो ये जो बॉडी है वो ट्रांसलेशन मोशन करेगी, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन करेगी। और उस ट्रांसलेशन मोशन का कारण क्या है, मैंने फोर्स लगाई, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आया, इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आया, जिसकी वजह से एक्चुअल में इसने ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म किया। तो वैसे ही जब एक बॉडी रोटेशन मोशन करती है तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, जब एक बॉडी रोटेशन मोशन करती है तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की जरूरत होती है। जब वो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा तब ये बॉडी जो है किसी पॉइंट के अबाउट क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो यहां पर देखिए, अब अगर मैं बात करूं टॉर्क क्या होता है, हमने एंगुलर मोमेंटम के केस में देखा, अगर मैं मोमेंट ले लूं लीनियर मोमेंटम का किसी पॉइंट के अबाउट, तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। वैसे ही अगर मैं एक फोर्स का क्या ले लूं, मोमेंट ले लूं किसी पॉइंट के अबाउट, तो फिर वो मुझे क्या देगा, टॉर्क देगा। मीन्स थोड़ा सा फील दिलाते हैं आप सभी को, ऐसे क्लियर नहीं होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए मैंने बोला जब मैं ट्रांसलेशन मोशन करा रहा था तो क्या था केस, मैं फोर्स लगा रहा हूं सिंपली, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है और ये बॉडी ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं फोर्स लगा तो रहा हूं इस बॉडी पर, बट ये उसकी हिंज पॉइंट है, मीन्स ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट मैं फोर्स लगा रहा हूं इस बॉडी पर, मैं फोर्स लगा रहा हूं इस बॉडी पर यहां पर, और ये वो पॉइंट है जिस पर मेरा स्केल फिक्स्ड है, मीन्स वो रोटेट होगा इसी पॉइंट के अबाउट। तो अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, देखिए यहां पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो देखिए यहां पर क्या दिख रहा है आपको, भैया ये तो रोटेशन मोशन हो रही है, ट्रांसलेशन नहीं हो रही, रोटेशन मोशन हो रही है। और क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं ना उसका कुछ मोमेंट है। क्यों है मोमेंट, क्योंकि देखिए भाई ये पॉइंट है, उससे किसी डिस्टेंस पर मैं जाकर फोर्स लगा रहा हूं, तो इस वजह से क्या हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। और वो टॉर्क जो है वो एक्चुअल में इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन लेकर आ रहा है, और जिसकी वजह से फाइनली ये जो है रोटेशन मोशन परफॉर्म कर पा रही है। तो मैंने क्या बोला आपको, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या हो जाएगा, अगर ये डिस्टेंस r है, मैं फोर्स F अप्लाई कर रहा हूं, तो हमें पता है आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ अ फोर्स निकालने के लिए फोर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस डिस्टेंस से, मींस इस पॉइंट का डिस्टेंस और फोर्स के वेक्टर का जो डिस्टेंस है, जो फोर्स का वेक्टर है एक्चुअल में, और ये जो पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो है टॉर्क मिल जाएगा। तो अगर मैं मान लू F फोर्स लग रहा था और ये पॉइंट से उस फोर्स का जो डिस्टेंस है वो r है, तो मैं टॉर्क को क्या लिख दूंगा, मैं टॉर्क को लिख दूंगा r इंटू एफ, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, मोमेंट ले लिया इस फोर्स का उस पॉइंट के अबाउट। मोमेंट कैसे लिया, सिंपली मैंने उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल में जिस डिस्टेंस पर जाकर मैं उस पॉइंट से फोर्स लगा रहा था, ठीक है। तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया, उसको और बेटर वे में समझते हैं। मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, या फिर मान लो मैंने स्केल को अब ऐसे रख दिया है, ठीक है, मैंने स्केल को ऐसे रख दिया। अब देखिए फोर्स जो है इस r वेक्टर से, ठीक है, ये r वेक्टर है एक्चुअल में, ठीक है, उससे किसी एंगल थीटा पर लग रहा है, जो कि आप सभी को बोर्ड पर दिख रहा होगा क्लियर वे में। अब अगर मैं फोर्स का दो कंपोनेंट करूं तो एक क्या हो जाएगा, F cos थीटा हो जाएगा, एक F sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो अगर F cos थीटा वाले कंपोनेंट को देखें अगर, तो क्या वो किसी प्रकार का टॉर्क जनरेट कर पाएगा क्या, फील लें, एक्चुअल में अप्लाई करके ही देख लेते हैं। देखिए F cos थीटा वो फोर्स है जो कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही लग रही है, तो मैं फोर्स उसको लगा देता हूं स्ट्रेट लाइन के अलोंग। भाई साहब ये तो ट्रांसलेशन मोशन करा पा रही है, रोटेशन नहीं करा पा रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, F cos थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से क्या नहीं होगा, टॉर्क ही प्रोड्यूस नहीं होगा। अब दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरा कंपोनेंट अभी हमारे पास बचा हुआ है, रुको जरा सब्र करो। F sin थीटा बोल रहा है भाई अभी मैं बाकी हूं, तो देखिए बाकी है वो अभी। तो अब क्या करेंगे, F sin थीटा वाले फोर्स को अगर मैं लगा दूं तो क्या होगा, ये मेरा
एक्चुअल में पॉइंट है, एफ साइन थीटा यहां पर है, लगा दीजिए। हाँ भाई साहब, यहां पर क्या हो गया, टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई और मुझे दिख रहा है कि भाई साहब ये जो स्केल है वो तो रोटेट हो रही है इस पॉइंट के अबाउट। तो एफ साइन थीटा वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट बी। तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, मैं क्या लिख दूंगा, आर मल्टीप्लाइड बाय एफ साइन थीटा, क्योंकि एफ साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट था वो रिस्पॉन्सिबल था टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए, और उसका सिंपली क्या लिया, मोमेंट ही लिया है। इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर मैंने उस फोर्स को अप्लाई किया, उसके डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया जो कि टॉर्क बन गया फाइनली। अब सेम चीज जो हमने लास्ट केस में की थी, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है, तो आर क्रॉस एफ आर इंटू एफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो टॉर्क को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो ये जो है एक्चुअल में टॉर्क की वैल्यू हम सभी के पास आ चुकी है। ठीक है, अब ये तो हमने सिंपल केस देखा। अब बात करते हैं अगर मेरे पास एक पूरी बड़ी सी रिजिड बॉडी आ जाए, ठीक है, तो उस केस में हम जो है टॉर्क को कैसे लिखेंगे। अब देखिए, यहां पर मेरे पास एक बड़ी सी रिजिड बॉडी है, ठीक है, और वो मान लेते हैं ओमेगा इसका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और मान लेते हैं क्योंकि टॉर्क है तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। मान लेते हैं किसी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से ये पूरी रिजिड बॉडी जो है रोटेशन मोशन कर रही है। ठीक है, अब देखिए ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ठीक है, बढ़िया है। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, ये रिजिड बॉडी, हमें ये तो पता है कि वही सेम चीज, ये जो मास पार्टिकल है वो r1 रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन करेगा, ये m2 जो पार्टिकल है, मास पार्टिकल है, वो r2 रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन करेगा, ये r3 है जो मास पार्टिकल, वो r3 रेडियस के सर्कल में जो है सर्कुलर मोशन करेगा। अब देखिए यहां पर ये जो m3 मास पार्टिकल है वो r3 रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन करेगा, और ऐसे ही बाकी के जो पार्टिकल्स हैं वो भी यही चीज परफॉर्म कर रहे होंगे। अब देखिए मान लेते हैं इस m1 पार्टिकल पर f1 फोर्स लग रही है, इस m2 पार्टिकल पर f2 फोर्स लग रही है, m3 पार्टिकल पर f3 फोर्स लग रही है, ऐसे ही nth पार्टिकल पर fn फोर्स लग रहा है। तो मैं टॉर्क लिख सकता हूं, सिंपली क्या करूंगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इनका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर रही है, क्योंकि ये पॉइंट से मैं एक्चुअल में ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कितने डिस्टेंस पर फोर्स लग रही है, तो फोर्स का मोमेंट ले लूंगा तो टॉर्क आ जाएगा। तो अगर टाउ1 क्या है, टॉर्क जो कि एक्ट कर रहा है इस m1 मास पार्टिकल पर, क्या हो जाएगा, r1 इंटू f1 हो जाएगा। ठीक है, टाउ2 क्या बोल दूंगा मैं, r2 इंटू f2, टाउ3 क्या हो जाएगा, r3 इंटू f3। वैसे मैंने बताया नहीं, टाउ एक्चुअल में एक ऐसा सिंबल है जिसके हेल्प से हम जो है टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही nth पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, rn इंटू fn। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है, फोर्स हमें पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो हमें पता है। अब ये क्या है, ये तो लीनियर एक्सेलरेशन है, और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन को कनेक्ट करने वाला एक फॉर्मूला है क्या, हाँ जी है, a इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, पहले यहां पर देख लेते हैं, m इंटू अल्फा इंटू आर। ठीक है, तो ये क्या, जब r रेडियस के सर्कल में था तब। अब अगर इसके लिए बात करूं तो वो r1 रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो r की वैल्यू जो है वो r1 से रिप्लेस हो जाएगी। तो यहां पर फाइनली क्या आ जाएगा, r1 इंटू m इंटू अल्फा टाइम्स r1। तो ये r1 इंटू r1 क्या हो जाएगा, r1 का स्क्वायर, तो m1 इंटू अल्फा इंटू r1 का स्क्वायर। अब ये m1 क्यों, क्योंकि भाई यहां पर देख लो कि यहां पर m1
मास पार्टिकल के लिए मैं ये चीजों को जो है एक्चुअल में लिख रहा हूं, तो इस वजह से m1 आएगा यहाँ पर। और ऐसे ही इसको ऑब्जर्व करके मैं लिख सकता हूं, यहाँ पर क्या हो जाएगा m2 इंटू जो है अल्फा इंटू r2 स्क्वायर। वैसे ही ये क्या हो जाएगा m3 इंटू अल्फा इंटू r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। nth पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा mn इंटू अल्फा इंटू rn का स्क्वायर। ठीक है, अब सेम चीज ये बॉडी पर टोटल लगने वाला टॉर्क क्या होगा, जो कि हर एक पार्टिकल पर इंडिविजुअली एक्ट कर रहा था, उन सब का सम, उनका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो इस बॉडी के अंदर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि मैं m1 पर जाकर m1 पार्टिकल पर F1 फोर्स लगा रहा था, m2 पार्टिकल पर F2 फोर्स लगा रहा था किसी डिस्टेंस पर, जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था। तो मैं इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर जाकर फोर्स अप्लाई कर रहा था, टॉर्क अप्लाई कर रहा था, जिसकी वजह से ओवरऑल क्या होगा, मुझे ये दिखेगा कि ये पूरी बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आया, जिसकी वजह से वो रोटेट कर रही है। और वो क्यों आया, क्योंकि जो मैंने जो फोर्सेस लगाए अलग अलग मास पार्टिकल पर, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि उन्होंने ओवरऑल टॉर्क इस बॉडी पर प्रोड्यूस कर दिया, जिसने फिर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्रोड्यूस कर दिया। तो नेट टॉर्क जो है वो क्या होगा, इंडिविजुअल टॉर्क का सम जो कि इन मास पार्टिकल पर लग रहा है। ये तो लॉजिकल बात है, हाँ भैया ये बात सेंस भी कर रही है। तो नेट टॉर्क इस रिजिड बॉडी पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, या नीचे लिखता हूं, m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर इंटू अल्फा m3 r3 स्क्वायर इंटू अल्फा एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर इंटू अल्फा। अब देखिए यहां पर अगर मैं अल्फा कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर एंड सो ऑन mn इंटू rn स्क्वायर। तो ये चीज फिर से क्या हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई। तो टॉर्क की वैल्यू आई अल्फा आ गई। तो अगर एक आपको रिजिड बॉडी दिख रही है, वो जो है रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रही है किसी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, तो आप उसके टॉर्क को कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपको जो है उस रिजिड बॉडी का टॉर्क मिल जाएगा। तो आई होप सो टॉर्क अब जो है एकदम बढ़िया वे में क्लियर हो चुका होगा, टॉर्क का फील जो है वो भी आया होगा। एक रिजिड बॉडी के लिए हम कैसे डिराइव करते हैं टॉर्क की वैल्यू को, उस चीज को जो है मैंने समझाने की कोशिश की है अच्छे से, और आप सभी को आई होप सो समझ भी आया होगा। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट अभी भी रह जाता है टॉर्क में या फिर एंगुलर मोमेंटम में, तो फिर आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे जो है इंस्टाग्राम पर जो है आप डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको जो है कोई भी और टॉपिक से रिलेटेड या फिर पिछले लेक्चर्स में जो भी हमने चीजें कवर करी है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, तो भी जो है आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप सो ये लेक्चर बहुत ही बढ़िया वे में आप सभी को क्लियर हुआ होगा, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क अच्छे से समझ आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को देखेंगे, जिसमें इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का जो है यूज होगा एक्चुअल में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर जो है हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक को कवर करेंगे। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में।